आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? ओके, सो आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। सर थोड़ा इंतजार करें और लड़के आ जाए। हेलो सर। जी, बच्चे और इंतज़ार नहीं कर सकते, क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफार्मर। ठीक है, नाउ रिमेंबर, जी जी। ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो कॉइल्स होंगे। एक को हम कॉइल नंबर 1 कहेंगे और दूसरे को हम कॉइल नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, इसके बीच में आपकी मर्जी है कि आप किस किस्म का मीडियम रखते हैं। यूजुअली जो हमारे पास घरों में जो हमारे पास ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, तो ये आयरन कोर के ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, बट इट डिपेंड्स कि आप इसमें किस किस्म का कोर लगाना चाहते हैं। ये आपके, हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको कि हम किस किस्म का इसमें कोर लगाते हैं और इस कोर का हमें फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, बट इन द केस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, जस्ट रिमेंबर या इसको एज्यूम करें कि हमारे पास जो इस वक्त ट्रांसफार्मर है, इसका कोर जो है वो आयरन का है। ठीक है, now on the transformer you will be having two types of winding. One will be called primary winding, जो कि हम लेफ्ट साइड पे शो करते हैं यूजुअली, और राइट साइड पे जो है ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक हो गया। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाली वाइंडिंग होगी जिसको हम एनर्जाइज करते हैं, जिसको हम एसी का इनपुट देंगे। ठीक हो गया। और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाली वाइंडिंग होगी जिससे हम आउटपुट लेते हैं। आप टेक्निकली लेफ्ट साइड को आप जो है सेकेंडरी वाइंडिंग शो कर सकते हैं, और जो राइट साइड पे जो वाइंडिंग है इसको आप प्राइमरी शो कर सकते हैं। बट एज अ कन्वेंशन आप कोई भी बुक उठाएं तो उसमें एज अ कन्वेंशन आपको हमेशा नज़र आएगा जो लेफ्ट वाली साइड होगा वो हमेशा इनपुट के साथ कनेक्ट होगा, और जो राइट वाला साइड होगा वो हमेशा आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा। लेफ्ट वाला साइड जो है ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग होगा और राइट वाला साइड आपका सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का हमारे पास फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा जो आप सबको पता है, ट्रांसफार्मर का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हम इससे बिजली को स्टेप अप कर सकते हैं या स्टेप डाउन कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आप इसको उस जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको कोई दूसरा सर्किट आप फिज़िकली बिजली के साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आसान अल्फाज में, लाइक ये आपका बीच में सॉर्ट ऑफ एक बफर होगा। बफर कैसे होगा कि अगर आप देखते हैं तो ये जो हमारे पास प्राइमरी कॉइल होता है और ये जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होता है, तो ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते। दीज आर कनेक्टेड थ्रू इंडक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया। तो जब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो साइड पे जो दूसरा कॉइल होता है ये भी साइड में एनर्जाइज हो रहा होता है। अब इसमें एक बात याद रखनी ही की है कि जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एसी मोटर का है, ठीक है, जिस तरह हम उसमें इंडक्शन पढ़ते आ रहे हैं वही सेम प्रिंसिपल आपका ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि एसी मोटर में जो आपका जो स्टेटर है ये स्टैटिक होता है और जो रोटर होता है वो उसमें मूविंग होता है। ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क होगा कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो हैं ये स्टैटिक खड़े होंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एसी मोटर में और ट्रांसफार्मर में जो बेसिक डिफरेंस है जो वो ये है कि मशीन में आपकी एक कॉइल स्टैटिक होती है। स्टैटिक कौन सी होती है? जिसको हम स्टेटर कहते हैं। और मूविंग कौन सी कॉइल होगी? जो रोटर के साथ कनेक्ट होती है, जो शाफ्ट के साथ कनेक्ट होती है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि आपकी प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों स्टैटिक होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें बिजली पैदा कैसे होती है। कि जैसे ही आप फर्स्ट वाली कॉइल को एनर्जाइज करते हैं एसी करंट के साथ या एसी वोल्टेज के साथ, तो यहाँ पे इंडक्शन की फील्ड क्रिएट हो जाता है। इस इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब अगर लेट सपोज सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है, सो दिस विल बिकम योर
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आएगा वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आएगा। तो हम हमेशा उस ट्रांसफार्मर को जिसमें बिजली ज़्यादा पैदा होगी आउटपुट पे, उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। वो वाला ट्रांसफार्मर जिसमें बिजली कम प्रोड्यूस होगी आउटपुट पे, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे आपने वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है। कहाँ पे हम स्टेप अप करते हैं? जब हम बिजली की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास 7 kV 11 kV ट्रांसमिशन लाइन होती है, तो हम उसमें 220 वोल्ट को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करेंगे तो हमारे पास लाइन लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए होते हैं। अब स्टेप डाउन कहाँ पे चाहिए होते हैं? जब आपके पास घर में बिजली आ रही होती है तो देखें वो आपके पास 7 kV या 11 kV नहीं आ रही होती, आपके पास 220 वोल्ट आते हैं। तो वहाँ पे जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करने लग जाते हैं, ऑल्दो आपके पास बीच में स्टेप डाउन होते रहते हैं, लेकिन हम मेन जगह ले लेते हैं कि जब आपके पास घर में बिजली आती है तो वो फिर 220 वोल्ट होती है। तो वो 220 वोल्ट कैसे हो जाती है? वो बीच में जो आपके पास जो घर के पास ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो वो उसको स्टेप डाउन कर लेता है। अब बीच में आपके पास और जगहों पे भी स्टेप अप और स्टेप डाउन हो रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मेन जगह को ले लेते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन को ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहते। आप जो बाकी डिटेल है वो आप ट्रांसमिशन में आपको कोर्स में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर को सिर्फ देखते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब ट्रांसफार्मर में एक चीज़ याद रखें कि ट्रांसफार्मर विल नेवर वर्क ऑन डीसी करंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी सप्लाई पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। जब डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जब डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो क्या होगा कि हमारे पास इंडक्शन डेवलप नहीं होगी। जब इंडक्शन डेवलप नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके पास सेकेंडरी कॉइल में बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी। सो दैट इज टू से, और द पर्पस ऑफ दिस थिंग इज कि हमेशा ट्रांसफार्मर आपका एसी सप्लाई के लिए काम करेगा, डीसी सप्लाई के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये पॉइंट जी क्लियर? सर, जी जी। ये पॉइंट दोबारा कौन सा पॉइंट दोबारा रिपीट करूं? सर, ये डीसी वाले पॉइंट है सर। अच्छा, इस डीसी वाले पॉइंट में आप किधर कंफ्यूज हो गए सर, ये मुझे बता रहे हैं। सर आपने बताया लेकिन हम साथ साथ देख रहे हैं सर पेज अच्छा, पे। मैं ये कह रहा हूँ कि डीसी में ट्रांसफार्मर कभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें इंडक्शन नहीं होती। इंडक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमेशा याद रखें कि ट्रांसफार्मर की जो यूनिट है जिसमें हम इसकी पावर को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज ऑलवेज इन केवीए और एमवीए। इसका बेसिक यूनिट जो है वो वीए है, लेकिन इस यूनिट को बड़ा करने के लिए हम के लगा देते हैं या एम लगा देते हैं। के इज फॉर किलो एंड एम इज फॉर मेगा। ठीक हो गया। नाउ अ क्वेश्चन शुड अराइज कि हमारे पास पावर की यूनिट तो वॉट है, तो हम ट्रांसफार्मर को वॉट में क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? व्हाई डू वी यूज द टर्म वी ए फॉर ट्रांसफार्मर? एनीवन, कोई बता सकता है? बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं?
Okay, let me repeat my question. My question is that for power, we always use the unit of watt, but we in transformer, we express its power in VA. So can anybody explain why do we use VA for transformer? Sorry, active power होगा. No, the question is this is not the correct answer. Anyone else? Okay, now let me explain. Now always remember, whenever you encounter resistance or inductance or capacitance or resistance with inductance and capacitance, then you will always use the unit of VA, volt ampere. You cannot use watt there. Watt is always used where you have only pure resistive circuit. ठीक है. सो हमें ये पता है कि हम ट्रांसफार्मर को डोमेस्टिक आई मीन सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास इंडक्टिव लोड भी लगा होता है, रेजिस्टिव लोड भी लगा होता है, कैपेसिटिव लोड भी लगा होता है और हमारे पास ये सारी चीज़ें कम्बिनेशन में भी लगी होती हैं. तो इसलिए हम ट्रांसफार्मर की यूनिट को हमेशा VA में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन VA एक स्मॉल यूनिट है इसलिए हम इसको KVA या MVA में एक्सप्रेस करते हैं. K स्टैंड्स फॉर किलो एंड M स्टैंड्स फॉर मेगा. तो आप जब अपने घर से आज बाहर निकले तो आप देखेंगे अपने ट्रांसफार्मर जो आपके एक मोहल्ले में लगा होगा या स्ट्रीट में लगा होगा, तो उसके ऊपर देखें, उसके ऊपर उसकी जो पावर लिखी होगी वो KVA में होगी या MVA में होगी, वॉट में नहीं होगी. एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, सो इसको प्रॉपरली अपने साथ नोट कर लें. इज दैट क्लियर? ओके, ज़रा अपने नोट्स को एक मरतबा देख लें, यहाँ तक कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें. नो प्रॉब्लम. ओके, आज आपकी स्ट्रेंथ बहुत कम है तो इसलिए मैं लंबा लेक्चर नहीं लूँगा, क्योंकि फिर लड़के दोबारा कहेंगे कि इसको रिपीट कर लें और रिपीट कर लें. आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ. ठीक है, कमिंग क्लास से ज़रा अपने सारे बाकी जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं सबको कहें कि क्लास को टाइम पे आए, सो दैट वी कैन प्रॉपरली कंटिन्यू, बिकॉज आई कैन ओनली सी 9 to 10 स्टूडेंट्स हेयर. ठीक है, ओके. इसको ज़रा देख लें एक मरतबा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क. जी, किस चीज़ का? नो, टुडेज लेक्चर वाज अ जनरल लेक्चर और कमिंग क्लास में जो है फिर मैं आपको प्रॉपर स्लाइड्स दूंगा, इसके स्लाइड्स दूंगा या नोट्स दूंगा. इट विल डिपेंड के मैं देखूंगा कि किस किस्म का टॉपिक है तो उसके मुताबिक आपके साथ चलूंगा. फिर आज आप लोग अपने मेरे वॉइस वाले लेक्चर से खुद नोट्स बना लें. इट वाज अ जनरल लेक्चर फॉर यू टुडे. ठीक है, जिससे लेक्चर मिस हो गया तो उसको बता दें कि यूट्यूब पे ये लेक्चर अवेलेबल है, मैं उसको भी यूट्यूब पे डाल देता हूँ. ठीक है, ओके जी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.